गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रतिमा पाठक और सोशियोलॉजी में आप लोगों के साथ ये मेरा लेक्चर नंबर 16 है, जिसमें कि आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है पंचायती राज और सामाजिक रूपांतरण की चुनौतियाँ। पंचायती राज एंड द चैलेंजेज ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। किसी भी स्टेट या राज्य द्वारा लाए जाने वाले सामाजिक परिवर्तन का एक अन्य आधार हमारी पंचायत राज संस्थाएं हैं। भारत में गांव पंचायतों का इतिहास बहुत पुराना है। अनेक धर्म ग्रंथों में ऐसा विवेचन मिलता है कि महाभारत काल से लेकर काफ़ी समय बाद तक ग्रामीण जीवन को व्यवस्थित बनाने और गांव की सभी समस्याओं को सुलझाने में पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। इसकी प्रकृति लोकतांत्रिक होने के साथ ही यह स्थानीय शासन की एक विशेष राजनीतिक व्यवस्था थी। साधारणतया पंचायत शब्द का प्रयोग गांव के अनुभवी और वयोवृद्ध उन 5 लोगों की सभा से होता था जो गांव के हित में विभिन्न मामलों पर अपना निर्णय देती थी। इन पंचों की शक्ति इतनी अधिक थी कि उन्हें पंच परमेश्वर जैसे नाम से भी संबोधित किया जाता था। मुस्लिम शासन काल के दौरान भी भारत में इन परंपरागत पंचायतों का महत्व बना रहा। भारत में जब स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा तब महात्मा गांधी ने इस बात पर बल दिया कि गांव के पंचायतों को एक नया रूप देकर उन्हें इस तरह से अधिकार दिए जाएं जिससे पंचायतें स्थानीय स्तर पर शासन की बागडोर संभाल सकें। गांधी जी का विचार था कि भारत के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए शासन का काम नीचे से ऊपर की ओर होना चाहिए। इसका अर्थ है कि ग्रामीण विकास से संबंधित कार्यक्रमों का निर्धारण स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार हो तथा राज्य द्वारा उन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। गांधी जी के शब्दों में सबसे अच्छी सरकार वह है जो सबसे कम शासन करती है। जब सामान्य नीतियों का निर्धारण स्वयं ग्रामीणों द्वारा किया जाने लगता है तो शासन में अपने आप उनकी भागीदारी बढ़ने लगती है। यही नीचे से ऊपर की ओर होने वाला शासन है। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ग्राम पंचायतों को संविधान के द्वारा अधिक अधिकार नहीं मिल सके। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में केवल यह स्पष्ट किया गया कि राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियाँ और अधिकार दिए जाएंगे जिनके द्वारा वे स्थानीय शासन की इकाइयों के रूप में काम कर सकें। तो इसके लिए
सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या है। ग्राम पंचायतों को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए मुख्य आधार के रूप में देखा जाता है। लोकतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा किया जाने वाला शासन है। सभी लोकतांत्रिक देशों में यह महसूस किया जाता रहा है कि राज्य की शक्ति एक विशेष वर्ग या समूह के हाथ में ही नहीं होनी चाहिए। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य राज्य की शक्ति के ऐसे बंटवारे से है जिससे राज्य द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में समाज के प्रत्येक वर्ग की हिस्सेदारी हो। इसका अभिप्राय यह है कि जब राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए ग्रामीण स्तर से लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर अधिकारों का एक न्यायपूर्ण वितरण होता है, तब इसी दशा को हम लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं। भारतीय समाज की यह विशेषता रही है कि हमारे देश का आकार बहुत बड़ा, जटिल और विभिन्नतापूर्ण है। यहाँ विभिन्न हिस्सों में तरह तरह का धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। भौगोलिक और सामाजिक भिन्नताओं के कारण विभिन्न क्षेत्रों की ज़रूरतें एक दूसरे से भिन्न हैं। इस दशा में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के द्वारा ही स्थानीय शासन को अधिक प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इसका एक दूसरा लाभ यह है कि भारत की जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा उन दुर्बल वर्गों से संबंधित है जिन्हें परंपरागत रूप से राजनीति और शासन में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं था। विकेंद्रीकरण के द्वारा समाज के कमज़ोर और वंचित सामाजिक समूहों की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के महत्व को देखते हुए भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के तुरंत बाद अधिकांश राज्य सरकारों में निर्वाचित ग्राम पंचायतों का गठन करना आरंभ कर दिया गया। इसके बाद भी इस काम में अनेक समस्याएं सामने आने लगी। पहली समस्या यह थी कि देश के सभी हिस्सों में ग्राम पंचायतों के गठन का रूप एक जैसा नहीं रहा। कुछ राज्यों में पंचायतों का गठन करने के लिए एक निश्चित कानून बनाए गए, जबकि अनेक राज्यों में निर्वाचित ग्राम पंचायतों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे, पंचायतों के अधिकार और आर्थिक साधन इतने कम थे कि उनके द्वारा ग्राम पंचायतों को स्थानीय शासन की एक प्रभावपूर्ण इकाई नहीं बनाया जा सका। सरकार द्वारा जो ग्रामीण विकास कार्यक्रम आरंभ किए गए, उनमें भी ग्राम पंचायतों की भागीदारी पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। ये सब वे दशाएं थीं जिनके कारण यह महसूस किया जाने लगा कि एक समान नीति के आधार पर पंचायती व्यवस्था में इस तरह परिवर्तन लाना जरूरी है जिससे ग्रामीण जीवन में परिवर्तन लाने का एक प्रभावपूर्ण माध्यम बनाया जा सके। तो इसी की वजह से
बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। तो आज की क्लास में इतना ही है। अगले क्लास में हम बलवंत राय मेहता समिति के क्या है और किस तरह से पंचायती राज व्यवस्था की रूपरेखा इन्होंने प्रस्तुत की, इसके बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। धन्यवाद।